इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है ओवेन। ओवेन अपनी घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और फिर वो खिड़की खोलता है और देखता है कि उससे एक आदमी मिलने आया हुआ है और उस आदमी का नाम है नील। नील ओवेन से कहता है कि प्लीज मुझे उसे देखना है और फिर ओवेन कहता है कि मैं तुमसे भी वही कहूंगा जो मैं हर एक इंसान से कहता हूँ जो मेरे दरवाजे पर आते हैं। नील ओवेन को पैसे ऑफर करता है लेकिन ओवेन उससे पैसे नहीं लेता है और उससे कहता है कि तुम घर वापस लौट जाओ। फिर नील वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि ओवेन खुद का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि ये संपत्ति एक विशेष किराएदार के साथ आती है जो कि बेसमेंट में रहती है और वो इस संपत्ति से बंधी हुई है और अब जब तुम्हारा नाम उन दस्तावेजों पर है तो तुम ही उसके गार्डियन हो और अब तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। सिर्फ एक तुम ही हो जो उसके और बाहरी दुनिया के बीच खड़े हो और तुम उसे बेसमेंट से बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कि वो कितनी खतरनाक है और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ओवेन बेसमेंट में आग लगाने वाला होता है और अचानक वहां पर अंधेरा हो जाता है। जैसे ही वो लाइटर जलाता है तो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है कि लाइटर उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और वो खुद ही आग में झुलस जाता है। जलते हुए वो बेसमेंट से बाहर आता है लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं आयरिस को जो कि ओवेन की बेटी है और वो उससे बहुत दूर रहती है। न तो उसके पास कोई जॉब है और न ही रहने को घर है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस अपार्टमेंट में खिड़की से एंटर कर रही होती है जहाँ पर वो रह रही थी। उसके पास रेंट के पैसे नहीं होते इसलिए वो अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है और उसका अब एक ही सहारा होता है उसकी दोस्त केटी। वो केटी के साथ उसके घर जा रही होती है तभी उसे एक फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता ओवेन अब नहीं रहे। फिर आयरिस फ्लाइट पकड़कर वहाँ जाती है और सुबह वहां पहुंच जाती है। ओवेन की लाश इतनी बुरी हालत में होती है कि आयरिस उसे ज्यादा देर तक देख नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। फिर ओवेन का लॉयर उसके पास आता है क्योंकि प्रॉपर्टी की बात भी करनी थी। तब आयरिस को पता चलता है कि उसके पिता का एक द क्वींस हेड नाम का पब था जो कि बंद हो चुका था। फिर आयरिस दीवारों पर लगी उन तस्वीरों को देखती है जो कि उस पब के पुराने ओनर्स की होती है और वहीं फ्लोर पे जले हुए का निशान भी होता है जहाँ पर ओवेन की मौत हुई थी। और फिर आयरिस ऊपर एक कमरे को देखती है। ये वही कमरा होता है जहां उसके पिता ओवेन रहा करते थे। वहां पर रखी चीजों को देखकर पता चलता है कि ओवेन वहां से जाने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं कि आयरिस केटी से फोन पर बात कर रही होती है। केटी उससे कहती है कि मैं वहां आ रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस सोने की कोशिश कर रही होती है तभी बेसमेंट में एक अलार्म बजता है और आयरिस उठ जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाती है। फिर बेसमेंट की ओर जाती है। फिर वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा लॉक्ड है तभी उसे हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जाकर वहां देखती है। हम देखते हैं कि नील वहां पर होता है और आयरिस उसे देखकर डर जाती है और नील उससे कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। फिर नील खुद को इंट्रोड्यूस करता है। आयरिस कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो नील उससे कहता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर नील आयरिस को पैसे ऑफर करता है। आयरिस पूछती है कि आखिर ये पैसे किस लिए हैं, तो नील कहता है कि उस बेसमेंट वाली औरत के लिए है। आयरिस कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो कहता है कि प्लीज मैं अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ और आयरिस कहती है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर नहीं है और नील कहता है कि हाँ वो यही है। आयरिस को उसकी बातें मजाक लगती हैं। फिर नील उसे और पैसे ऑफर करता है। आयरिस उसे कहती है कि अभी मेरे पास बेसमेंट की चाबी नहीं है, क्यों ना तुम कल आ जाओ, और नील उसकी बात को मान जाता है और फिर वो पैसे ले लेती है। नील उसे शुक्रिया कहता है और जाने लगता है तो आयरिस उसे कहती है कि अगली बार दरवाजा खटखटा लेना। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वो वकील आयरिस को उसके पिता की कुछ चीजें देता है जिसमें एक घड़ी, कुछ पैसे, आयरिस की बचपन की कुछ फोटोग्राफ्स और बाकी चीजें होती है। उसके बाद वकील आयरिस को दस्तावेजों पर साइन करने को कहता है। आयरिस उस पर साइन कर देती है और अपने पिता की संपत्ति की नई मालिक बन जाती है। फिर वकील आयरिस को एक रिकॉर्डेड टेप देता है। ये वही टेप होता है जिसे ओवेन ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस को दी गई चीजों के साथ साथ एक चाबियों का गुच्छा भी है। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आती है और आयरिस खिड़की से नीचे देखती है कि उसकी दोस्त केटी आ चुकी है। और फिर आयरिस केटी को नील से हुई डील के बारे में बताती है और केटी उससे कहती है कि तुमने एक अजनबी को घर बुला लिया, वो एक साइकोपैथ भी हो सकता है। फिर आयरिस उससे कहती है कि मैंने सुना है कि कई सारे लोग मेरे फादर को पैसे दिया करते थे सिर्फ उस चीज को देखने के लिए जो कि बेसमेंट में है। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि नील वहां आ चुका है। फिर आयरिस दरवाजे को खोलती है और वो लोग बेसमेंट में जाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर 2 कुर्सियां रखी हुई होती है
और वहाँ पर एक ईंट की दीवार होती है जिसमें आने जाने का रास्ता होता है। फिर वो लोग आवाज लगाकर उस चीज को बुलाने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से एक चुड़ैल बाहर आती है जिसका चेहरा एक बोरे से ढका हुआ होता है और वो चुड़ैल आइरिस के करीब आने लगती है। आइरिस उसे रुकने को कहती है और वो चुड़ैल वहीं पर रुक जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो चुड़ैल आइरिस के ऑर्डर्स मान रही है। आइरिस उसे कुर्सी में बैठने के लिए कहती है और वो कुर्सी में जाकर बैठ जाती है और नील भी उस चुड़ैल के सामने जाकर बैठ जाता है। नील उससे कहता है कि वो अपनी मरी हुई बीवी से बात करना चाहता है। फिर वो चुड़ैल अपना हाथ आगे बढ़ाती है। नील अपनी बीवी की रिंग उसके हाथ में रखता है और वो चुड़ैल उस रिंग को खा जाती है। नील उस चुड़ैल के हाथों को कुर्सी से बांध देता है और फिर उस चुड़ैल में बदलाव आने लगते हैं। जैसे ही नील उसके चेहरे से वो बोरी हटाता है तो देखता है कि वो नील की माँ होती है। इसका मतलब है कि नील गलती से अपनी बीवी के जगह अपनी माँ की अंगूठी ले आया था। नील अपनी माँ से कहता है कि वो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी माँ को इस बात पर विश्वास नहीं होता। नील अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगता है कि उसने उसका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा और फिर उसकी माँ रोने लगती है और फिर ईंट की दीवार के उस पार से पानी बहकर आने लगता है और फिर उसकी माँ की आत्मा फिर से उसी चुड़ैल में बदलने लगती है और फिर वो बकवास करती है। उसकी अजीब हरकतों की वजह से नील वहाँ से घबराकर उठ जाता है। वो लोग देखते हैं कि वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुकी है और फिर वो चुड़ैल नील पर अचानक हमला कर देती है और उसे गिराकर उस पर उल्टियां करती है। लेकिन आइरिस के रोकते ही वो रुक जाती है। आइरिस जाकर उसके चेहरे को उस बोरे से ढक देती है और नील वहाँ से हट जाता है। फिर वो चुड़ैल उस रिंग को उलट देती है जो उसे नील ने दिया था और फिर आइरिस चुड़ैल से कहती है कि वापस दीवार के उस पार चली जाओ और फिर वो जाने लगती है। लेकिन जाते जाते वो एक बार पलटकर आइरिस को देखती है। फिर आइरिस बेसमेंट के दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी नील उन्हें बताता है कि उसे पता था कि आत्माओं को सिर्फ 2 मिनट के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन वो भूल गया था। फिर नील कहता है कि अगली बार हम कोई गलती नहीं करेंगे और केटी कहती है कि हम ये दोबारा नहीं करेंगे। नील कहता है कि अगर वो मेरी माँ को ला सकती है तो मेरी बीवी सहरा को भी ला सकती है। फिर आइरिस उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, उसे भूल जाओ। फिर नील उसे बाकी के पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे की बात नहीं है, वो अपनी बीवी को सिर्फ अलविदा कहना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि आइरिस और केटी दोनों ओवेन का रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होते हैं। यहाँ आइरिस को पता चलता है कि जब तक वो उस ईंट की दीवार के इस पार है तब तक वो चुड़ैल उसे नहीं मार सकती और उसे हर हाल में उस दीवार से दूर रहना है। और आइरिस को यह भी पता चलता है कि मरे हुए लोगों से सिर्फ 2 मिनट बात करने के बाद वो चुड़ैल बेकाबू हो जाती है। उसे कोई कुर्सी या स्ट्रैप रोक नहीं सकता। तुम जितनी देर उससे बात करोगे वो उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी और अगर तुम वहां से दूर भागना चाहोगे तो बीमारी और मौत तुम्हारा पीछा करेगी। उसकी शैतानी ताकतें तुम्हें वापस खींच लाएंगी। तुम्हारे जरिए मुक्त होना ही उसका लक्ष्य है, तो याद रखो वो कभी बेसमेंट से बाहर न निकल पाए। और फिर ओवेन उस वीडियो में आइरिस के बारे में बात कर रहा होता है। आइरिस उसे सुनकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता उसके साथ क्यों नहीं थे। फिर केटी आइरिस को अपने साथ वापस चलने को कहती है और आइरिस कहती है कि वो वापस जाकर क्या करेगी क्योंकि उसके पास रहने की जगह भी नहीं होती है और कहती है कि नील अमीर है और पैसे देने को तैयार है और अब हमें रूल्स भी पता है। आइरिस केटी से कहती है कि ये सब हमारे लिए है, तुम अपनी लॉ की पढ़ाई कर सकती हो और मैं अपना खुद का स्टूडियो खोल सकती हूँ। लेकिन केटी उसे उस चुड़ैल से दूर रहने को कहती है। आइरिस कहती है कि हमें रूल्स पता है और हम इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। केटी मान जाती है लेकिन कहती है कि सिर्फ एक बार। फिर आइरिस बेसमेंट की सीढ़ी पर लिख देती है कि इसे क्रॉस मत करना और उस चुड़ैल को ऑर्डर देती है कि तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकती और उस चाबी को माला बनाकर गले में पहन लेती है। और फिर हम देखते हैं कि आइरिस नील से मिलने उसके घर जाती है और दूसरी तरफ केटी एक सिलेंडर लेकर बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है। तभी अचानक दीवारों पर लगी उन तस्वीरों में से एक तस्वीर गिरकर टूट जाती है। केटी उस तस्वीर को उठा लेती है और देख रही होती है। उस तस्वीर के पीछे नाम लिखा होता है ऑटो वॉगलर। फिर केटी देखती है कि दस्तावेजों पर भी ऑटो वॉगलर का नाम होता है। केटी इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि इस ऑटो वॉगलर ने अपनी जान खुद ली थी। फिर अचानक केटी को ऑटो वॉगलर वहां पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो घबरा कर उठ जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि आइरिस और नील दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और नील कहता है कि वो अपनी बीवी सहरा को अलविदा कहना चाहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि नील उस चुड़ैल के हाथ कुर्सी से बांध रहा होता है। फिर वो उस चुड़ैल को अपनी बीवी का एक लॉकेट देता है और आइरिस 2 मिनट का अलार्म सेट करती है। फिर नील उसके चेहरे से वो बोरी हटाकर देखता है तो उसकी बीवी सहरा होती है। सहरा कुर्सी से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और नील उसे शांत करता है। नील सहरा से पूछता है कि तुम्हें आखिरी चीज कौन सी याद है, तो सहरा कहती है कि वो गाड़ी चला रही थी और वहाँ बारिश हो रही थी। फिर अचानक सारी लाइटें एक साथ नीली हो गई और फिर अंधेरा छा गया। फिर नील उसे बताता है कि तुम्हारी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। फिर नील उससे पूछता है कि तुम किसे देख रही थी
और सहरा कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नील उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी। नील पूछता है कि कौन था वो जिसके साथ तुम जाना चाहती थी, और कहता है कि मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। तभी 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और अलार्म बज जाता है। तभी सहरा के पीछे एक दुर्घटना का दृश्य बनता है और इससे हमें पता चलता है कि उनकी मौत कैसे हुई वो दिखाया जाता है। और नील की माँ की मौत पानी में डूबकर हुई होगी, इसीलिए पानी बहकर आ रहा था। 2 मिनट पूरे होते ही चुड़ैल वापस कंट्रोल ले लेती है। फिर आयरिस उसके चेहरे को बोरी से ढकने वाली होती है, लेकिन वो चुड़ैल वहां से दूर हट जाती है। फिर से दुर्घटना का दृश्य दिखाया जाता है, जैसे कि कार की हेडलाइट्स ब्लिंक कर रही हों, और आयरिस देखती है कि वो चुड़ैल वहां से भाग गई है। फिर आयरिस देखती है कि वो चुड़ैल वहां पर बैठकर रो रही होती है, और वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उस चुड़ैल का भयानक चेहरा दिखाया जाता है। फिर वो चुड़ैल अचानक आयरिस पर हमला कर देती है, लेकिन फिर वो उठकर जाने लगती है। तो आयरिस कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो चुड़ैल कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझी, हम दोनों कैदी हैं। और फिर हम देखते हैं कि आयरिस शराब पी रही होती है और अपने माता पिता की तस्वीर को देख रही होती है। तभी उसके पिता उसे वहां दिखाई देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि आयरिस एक सपना देख रही होती है, लेकिन असल में वो सपना नहीं बल्कि एक हकीकत देख रही होती है, जहाँ पर ओवेन अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। उसकी बीवी कैट उससे कहती है कि तुम बूढ़े लग रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने अपना पूरा जीवन इस जगह पर गुजार दिया और मैं अब बीमार हूँ। और वो कहता है कि मैं अपनी बेटी आयरिस से मिलने जाऊंगा और उससे सब बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसे लगातार खांसी आने लगती है और फिर उसके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और अलार्म बज जाता है। फिर ओवेन अपनी बीवी को गुड बाय कहता है और ओवेन वहां से जाने लगता है। फिर वो चुड़ैल उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे तुम्हारा श्राप तुम्हें वापस मेरे पास ही ले आएगा, और कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ओवेन कहता है कि मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है, और वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें ओवेन की मौत की पूरी कहानी दिखाई जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं आयरिस सो रही होती है और अचानक उठ जाती है, और वो केटी को ढूंढती हुई लालटेन लेकर बेसमेंट में आती है। और अचानक उसका पिता ओवेन वहां आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए, और आयरिस डर जाती है। फिर ओवेन उस ईंट की दीवार की तरफ जाने लगता है और आयरिस उसे रोकती है, और ओवेन कहता है कि वो चुड़ैल तुम्हारे डर को महसूस कर सकती है। फिर ओवेन के चेहरे पर कुछ होने लगता है और वो अपने चेहरे से चमड़ियां उधेड़ने लगता है। वो पूरी तरह से अपने चेहरे की चमड़ियां उधेड़ देता है। फिर आयरिस देखती है उसका चेहरा बोरी से ढका हुआ है। आयरिस गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया। जितनी जोर से वो उसका गला दबा रही होती है उसे महसूस होता है कि वो उसका गला खुद दब रहा है। वो उसके चेहरे से बोरी हटाती है और खुद का चेहरा देखकर चौंक जाती है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। उसका गला दब रहा होता है क्योंकि उस चाबी को उसने माला बनाकर गले में पहना था। वो कैंची लेने भागती है, लेकिन कैंची नीचे गिर जाती है। आयरिस का गला जोर से दब रहा होता है। तभी केटी वहां आ जाती है और उसका वो धागा काटकर उसे बचा लेती है। और फिर अगली सुबह वो दोनों उस वकील के पास जाते हैं जिसने प्रॉपर्टी आयरिस के नाम की थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। और फिर केटी उसे वो ऑटो वॉगलर वाली फोटो दिखाती है जिसमें वो वकील उसके साथ होता है। फिर केटी उससे कहती है कि हम नील से पैसे लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, और आयरिस उससे जाने से मना करती है। फिर केटी कहती है कि वो चुड़ैल तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हें डरना चाहिए, और आयरिस कहती है कि मुझे डर लगता है अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने में, जहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आयरिस केटी को बहुत बुरा भला कहती है और केटी दुखी होकर वहां से चली जाती है। वो कार में बैठती है और उसका ध्यान उस ऑटो वॉगलर वाली फोटो में जाता है जिसके पीछे एक एड्रेस लिखा होता है फ्राइडलैंड। वो उस एड्रेस पर पहुंचती है और वहां पर एक पुराना घर होता है और केटी उस घर के अंदर जाती है। उस घर में उसे दीवार पर कई सारे पेपर चिपके हुए मिलते हैं और उसे पता चलता है कि ऑटो वॉगलर इन सब से भागने की कोशिश कर रहा होता है। केटी उनमें से कुछ पेपर्स निकालकर अपने पास रख लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरिस उस चुड़ैल के पास जाती है और अपने पिता को बुलाती है। ओवेन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? और आयरिस कहती है कि अब मैं तुम्हारे पब की मालिक हूँ। फिर ओवेन कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने तो इस जगह को जला दिया था। आयरिस उससे चुड़ैल के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। आयरिस कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मैं उसे कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उसकी गार्डियन हूँ, उसे मेरी बात जरूर सुननी पड़ेगी। फिर ओवेन कहता है कि जब वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी तब देखना कि कौन किसकी सुनता है, और कहता है कि जब तक तुम्हारा नाम उस दस्तावेज पर है तब तक ना तुम उसे भाग सकती हो और ना ही तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो और ना ही उसे मार सकती हो। तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकती हो, जो है उसे इस्तेमाल ना करना।
और 2 मिनट पूरे होते ही अलार्म बज जाता है और ओवेन का शरीर जलने लगता है जैसे कि उसकी मौत हुई थी। आयरिस उसका चेहरा उस बोरी से ढकने वाली होती है, लेकिन ओवेन उसे रुकने को कहता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अलविदा कहना चाहता था, लेकिन मैं नाकाम रहा। और आयरिस से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे वापस मत बुलाना। फिर वो उसका चेहरा उस बोरी से ढक देती है। फिर हम देखते हैं कि आयरिस बेसमेंट का दरवाजा बंद करती है और वो उस दस्तावेज को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटी आयरिस के लिए फोन पर एक वॉइस मेल छोड़ती है। कहती है कि मैं पब के एक पुराने मालिक के घर गई थी, शायद उसके पास हमारे सवालों का जवाब हो। और फिर हम देखते हैं कि केटी पब में वापस आ चुकी है, लेकिन आयरिस शराब पीकर किसी और कमरे में पड़ी हुई होती है। और फिर केटी उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है और केटी वहां पर पड़ी हुई ओवेन की घड़ी को देखती है और वो चुड़ैल केटी के पीछे ही खड़ी हुई होती है। केटी उसे देखती है और घबराकर गिर जाती है। तभी उसके बैग से गिरे हुए ऑटो वॉगलर के पेपर्स को वो उठाकर खा लेती है। केटी वहां से भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल ऑटो वॉगलर में बदल जाती है और केटी से रुकने को कहती है और केटी रुक जाती है। ऑटो उससे पूछता है कि तुम मुझे वापस क्यों लाई हो। केटी उससे कहती है कि क्या तुम हमारी इन सब से निकलने में मदद कर सकते हो। तो ऑटो कहता है कि इन सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो बताता है कि ये सब 400 साल पहले शुरू हुआ था, जब एक प्राचीन बंधुत्व ने एक महिला की खोज की थी जो कि मरे हुए लोगों को बुला सकती थी। उन लोगों ने उस औरत की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की और जब उसने मना किया तो उसे चुड़ैल बता दिया और उसे सबके सामने जिंदा जला दिया, लेकिन मौत उसे रोक न सकी और उसका बदला निर्दयी था। पूरे गांव में महामारी फैल गई और लोग मरने लगे। उसे रोकने के लिए बंधुत्वों ने एक काले जादू का रस्म किया और उसे एक भूमिगत मकबरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। सदियों बाद उन बंधुत्वों के वंशजों ने उस मकबरे को फिर से तोड़ा, फिर से उस औरत की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए। जितना वो उसकी शक्तियां इस्तेमाल करते वो उतनी ही ताकतवर होती जाती और अब सिर्फ एक ही गार्डियन है जो उसके और बाहरी दुनिया के बीच खड़ी है, वो जिसने उस दस्तावेज पर साइन किया है और उसे अपना बदला लेने से रोकना होगा। फिर केटी कहती है कि हमसे गलती हो गई, मेरी दोस्त को यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए था। और फिर ऑटो यानी कि वो चुड़ैल कहती है कि क्या तुम गेट कीपर नहीं हो, मुझे माफ करना। केटी कहती है किस लिए। वो चुड़ैल कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जवाब नहीं है सिवाय दर्द के, और केटी को मार डालती है। और फिर हम देखते हैं कि आयरिस का हैंगओवर उतर चुका है और वो उठ जाती है। और फिर आयरिस को केटी का कॉल आता है, वो मदद मांग रही होती है और वो कहती है कि मैं बेसमेंट में हूँ। आयरिस भागकर बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पर केटी नहीं होती है। तभी उस ईंट की दीवार के उस पार से केटी की आवाज आती है और आयरिस लालटेन उठाकर उस पार जाती है। वो केटी की आवाज का पीछा करते हुए आगे जाती है। तभी उसे केटी मिलती है और वो केटी के साथ बाहर निकलने लगती है और फिर अचानक उसे केटी की लाश दिखाई देती है और जो आयरिस के साथ थी वो वही चुड़ैल होती है। आयरिस चुड़ैल से कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी और चुड़ैल कहती है कि बहुत लोगों ने कोशिश की है। फिर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, फिर एक भयानक रूप में दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई देती है और फिर आयरिस वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है और किसी तरह बचकर वो बाहर निकल जाती है। तभी नील वहां पर आ जाता है और आयरिस को उठाकर वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं आयरिस केटी की मौत से बहुत दुखी होती है और नील उसे कोई दवाई देता है और कहता है कि ये तुम्हें शांत रखेंगी। नील आयरिस से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी और आयरिस फैसला करती है कि वो पूरी तरह से बेसमेंट को सील कर देगी और उस चुड़ैल की शक्तियां इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे कि वो कमजोर हो जाएगी। फिर आयरिस की तबीयत सी खराब होने लगती है और नील उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं ये काम कर लूंगा। और फिर वो कुछ देर सोने चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि आयरिस सोकर उठ चुकी है और आयरिस को याद आता है कि नील ने उसे कोई दवाई दी थी। फिर आयरिस बेसमेंट की तरफ जाती है और उसे नील की आवाज सुनाई देती है जो कि बेसमेंट से आ रही होती है। आयरिस छुपकर नील की बातें सुनती है, जहाँ पर नील उस चुड़ैल को उसे अपना गार्डियन बनाने के लिए मना रहा होता है और फिर वो उन दस्तावेजों पर साइन भी करता है और वो उसे मना कर देती है और नील का साइन दस्तावेज से खुद ब खुद मिट जाता है। और फिर वो चुड़ैल उसकी बीवी सहरा का रूप लेती है और सहरा नील को बताती है कि वो उसे इसलिए छोड़कर जाने वाली थी क्योंकि वो उससे डरती थी। सहरा नील से कहती है कि हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे गार्डियन को मारना पड़ेगा। और नील कहता है कि मैं एक खूनी नहीं हूँ। फिर वो उसे बता देती है कि आयरिस उनकी बातें सुन रही है और आयरिस वहां से भागती है और नील उसका पीछा करता है। वो नील से बचकर भागते हुए छत पर चढ़ जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। फिर नील उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे सहरा के साथ रहने के लिए तुम्हें मारना ही पड़ेगा और आयरिस का गला दबाने लगता है। तभी आयरिस वहां से एक पत्थर उठाकर नील के सर पे मारती है और बचकर सीढ़ी से उतरने लगती है। फिर वो आयरिस के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर से गिरा देता है। आयरिस की मौत हो जाती है और फिर नील उसकी बॉडी को उस बेसमेंट में ले आता है। नील उस चुड़ैल को आयरिस का फोन देता है
और उसे खाकर वो आयरिस का रूप ले लेती है। आयरिस अपनी लाश को देखती है और कहती है कि तुमने मुझे मार दिया, और नील कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नील आयरिस से कहता है कि मैं अपना नाम इस दस्तावेज पे कैसे ला सकता हूँ। उसके बाद चुड़ैल कंट्रोल वापस ले लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुमने मेरी गार्डियन को मार डाला और फिर तुम उसे यहाँ ले आए। और कहती है कि मेरी गार्डियन का साइन अभी भी दस्तावेज पर है, वो अभी भी मेरी गार्डियन है और अब वो मुझ में है। और फिर वो चुड़ैल बड़ी बेरहमी से नील का सर जमीन पर पटकती है और फिर वो कुर्सी उठा कर लाती है और उससे उसका सर फोड़ देती है और उसे मार डालती है। और अब वो चुड़ैल पूरी तरह से आजाद हो चुकी है और वो बेसमेंट में आग लगा देती है और वो आग पूरे पब में फैल जाती है और हम देखते हैं कि वो चुड़ैल आयरिस बनकर वहां से बाहर चली जाती है।